हे गाइस, सो हम आ गए हैं आपका नेक्स्ट वीडियो लेके। ये है आपका दूसरा वीडियो एक्सेल केमिस्ट्री का। सो जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा और उसके बाद में हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो देख लेते हैं। तो देखो जी, हमने अभी पढ़ा कि जो आपका वेव होता है उसे मैक्सवेल ने बताया कि वो वेव नेचर होता है। फिर वही आपका बाद में प्लैंक ने बताया कि वो पार्टिकल नेचर होता है। तो पार्टिकल नेचर को, वेव के पार्टिकल नेचर को डिफाइन करने के लिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को ओनली एक्सप्लेन किया जा सकता है बाई योर फोटोन्स। छोटे टाइनी पार्टिकल के द्वारा ही इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो अब देखते हैं क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा बेसिक ढांचा जमा लेते हैं, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखो जनरली, उससे पहले अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ा, तो मैं कहूं अगर मेरे पास एक मेटल सरफेस है, अगर मेरे पास क्या है, एक मेटल सरफेस है, लेट्स से ये मेरे पास एक मेटल सरफेस है। क्या है ये? मेटल सरफेस। तो आपको जैसे पता है कि मेटल पे जनरली क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल के सरफेस पे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मेटल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर मैं कोई प्रॉपर एनर्जी का, कोई प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का वो वेव लेके आऊं, रे लेके आऊं, ठीक है ना, या कहूं एक फोटोन इस पे डालूं, तो अगर एक मैं देखो जी, सबसे पहले तो ये बात है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो ओनली पार्टिकल नेचर से समझा जा सकता है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं मेटल सरफेस पे कोई एक फोटोन डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ? फोटोन डाल रहा हूँ। और वो मैं जो फोटोन डाल रहा हूँ वो एक प्रॉपर एनर्जी का डाल रहा हूँ। प्रॉपर एनर्जी से मीन्स क्या है वो भी हम देखते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके वो सरफेस को छोड़ देता है, बाहर निकल जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो फिर से देखो, मेटल सरफेस है, इधर से फोटोन आ रहा है, तो चुप, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को ले लिया, और जो आपका इलेक्ट्रॉन है, वो फोटो इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर निकल गया, वो बाहर निकल गया। ओके, समझ में आया यहाँ तक? तो आपका फोटोन बाहर निकल रहा है, इसे कहते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल रहा है, इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया? ओके ओके, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक प्रॉपर टाइप का फोटोन की एनर्जी को ही एब्सॉर्ब करते हैं। मीन्स आपके जितने भी फोटोन पड़ेंगे, ये नहीं है कि जितने भी फोटोन पड़े सब इन्हें एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जितने भी फोटोन यहाँ से पड़ रहे हैं, जितनी भी लाइट पड़ रही है, ऐसा नहीं है कि वो सब एक एक इलेक्ट्रॉन जरूर निकालेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन फोटोन में कुछ एक्टिव फोटोन होते हैं और कुछ पैसिव फोटोन होते हैं। मीन्स कुछ फोटोन कारगर होते हैं, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में कारगर होता है, मीन्स सफल हो जाते हैं, और कुछ निसफल हो जाते हैं। तो हम वो ही देखते हैं अब। तो देखो जी, फिक्स अमाउंट की एनर्जी होती है जो आपका इलेक्ट्रॉन लेता है। एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। वैसे तो आगे जाके आप देखोगे कि मल्टी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है, होता तो मल्टी इलेक्ट्रॉन को भी, लेकिन यहाँ पे आपके केस में वो एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और एक फोटोन को एब्जॉर्ब करके बाहर निकलेगा। यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी को लेके ही बाहर निकलता है। ऐसा नहीं कि कोई भी एनर्जी लेके बाहर निकल जाता है। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि एक क्लास है, उसमें ये आपके रोज है। पहली रो है ए बी सी डी। अगर मैं कहूं कि पहली रो पे ओनली 80% वाले बैठेंगे, दूसरी रो पे ओनली 90% वाले बैठेंगे, इस पे ओनली 100 वाले बैठेंगे, ठीक है ना, ये तीन ही सीट है मेरे पास, ठीक है ना। या मैं ऐसा कह दूं, छोड़ो, हाँ ऐसा कह दूं, इस पे ओनली 80 वाले बैठेंगे, 90 वाले बैठेंगे, 100 वाले बैठेंगे, इस क्लास में बैठेंगे। अब आप कहोगे 81, 82 टू 85 89 ये कहाँ बैठेंगे? इनके लिए यहाँ पे स्पेस ही नहीं है। मैंने क्वांटाइज कर दिया कि यहाँ बस 80 वाले बैठने वाले या 90 वाले, यहाँ 100 वाले, 95 वाले भाड़ में जाओ, मुझे नहीं पता कहाँ बैठेंगे, ठीक है ना। बस 80 वाले बैठेंगे, 90 वाले बैठेंगे, 100 वाले बैठेंगे। सेम थिंग यहाँ पे, सेम चीज। एक फोटोन को लेट से एनर्जी चाहिए h nu। अगर
एनर्जी 2h आ गई तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, उसे 2h चाहिए और अगर h आ गई तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को एमिट होने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए, मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर निकलने के लिए आपकी एक स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए होती है। तो समझ में आ रहा है? तो इसे कौन डिफाइन कर सकता है? इसे बस आपका पार्टिकल नेचर ही डिफाइन कर सकता है। देख लेते हैं अब फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन का ढांचा हमने कंप्लीटली दिखा दिया। जनरली होता क्या है, इसमें एक साइंटिस्ट ने एक ट्यूब ली थी, ठीक है ना, ट्यूब में यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा दिया था, वैक्यूम ट्यूब ली थी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तुझे? समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो आगे जाने का फायदा है, नहीं तो नहीं। आप ध्यान से देखना, यहाँ पे उसने एक मेटल सरफेस लिया था। क्या लिया था? ये एक मेटल सरफेस लिया हुआ है और इस मेटल सरफेस को उसने इधर जाके बैटरी से जोड़ दिया है। देखो जी, नेगेटिव सिरे से जोड़ा है, नेगेटिव सिरे से, तो ये नेगेटिव वाला सिरा है, ठीक है ना। और इधर उसने यहाँ पे उसने डिटेक्टर लगा दिया। क्या लगा दिया? डिटेक्टर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। और यहाँ पे उसने एक विंडो छोड़ दिया, ऐसे एक विंडो छोड़ दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना क्या होगा। यहाँ पे तेरा एमीटर लगा है। देख अब होगा क्या, होता क्या है, ये होता है कि यहाँ से तेरी फोटोन आते हैं, फोटोन आके मेटल के सरफेस पर पड़ते हैं और मेटल के सरफेस पे जब फोटोन पड़ेंगे तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, तो आपकी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ये है आपका फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी, एमीटर में फ्लक्चुएशन आने लगेगा, ठीक है ना। तो इससे पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इजेक्ट हो रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी पे, मींस किस स्पीड से आप इलेक्ट्रॉन मारे हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ पे, ठीक है ना, डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन की नेचर पे। यहाँ तक समझ में आया? सॉरी, फोटोन की। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसे बस कौन समझा सकता है? इसे पार्टिकल नेचर ही समझा सकता है, इसे वेव नेचर नहीं समझा सकता, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत भाई? ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अच्छे समझ में आ रहा है? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आई थिंक अब मुझे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। इसमें हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बस ये का एग्जाम्पल था, वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। और जितना भी आपके लेक्चर्स बनेंगे, जितनी भी आपकी वीडियोस बनेगी, जो भी आपका मटेरियल होगा, सब आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हैं, ठीक है ना। और सब आपके लास्ट ईयर के 10 और 12 ईयर के क्वेश्चंस को, 10 ईयर के क्वेश्चंस को देख के है, ठीक है ना। 2003 टू 2020 तक के क्वेश्चन को देख के है। इन क्वेश्चंस का हम डिस्कशन भी करेंगे। जितने क्वेश्चंस रिलेटेड मिलेंगे, सब क्वेश्चंस हम डिस्कस किया करेंगे, ठीक है ना। सभी क्वेश्चंस डिस्कस किया करेंगे। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज वेव पार्टिकल डुअलिटी। नेक्स्ट इज वेव पार्टिकल डुअलिटी। ध्यान से देख ले भाई, वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव मीन्स, ऐसा आपको पता ही है, पार्टिकल डुअलिटी मीन्स दोगलापन, यानी कि जो लाइट है, हमने पढ़ा है, मैक्सवेल ने बता दिया कि भाई लाइट वेव नेचर रखती है, ठीक है ना। प्लैंक ने आगे बता दिया कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है। तो भाई किसके माने? ऐसे कोई साइंटिस्ट आगे कह दे रहा है कि भाई ये वेव नेचर क्या है, ये आगे कह दे रहा है कि भाई पार्टिकल नेचर क्या है, जो इसमें बड़ा होता है उसकी मान ली जाती है, अगली बार कोई आगे कहता है उसकी मान ली जाती है, फिर उसकी ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। और वो सब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट देके जाते हैं, दिखा के जाते हैं कि हाँ भाई ये वेव नेचर क्या है, दूसरा कहता है हाँ भाई ये पार्टिकल नेचर क्या है। लेकिन अगर जनरली मैं देखूं, अच्छे से देखूं, मैं इन सब बात को विजुलाइज करूं, तो मैं पाता हूं कि जो लाइट होती है वो डुअल नेचर की होती है, यानी कि वो वेव नेचर भी होती है और वो पार्टिकल नेचर भी होती है। मीन्स वो डुअल नेचर की होती है, वो दोगलापन उसमें होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखूं या मैं कुछ इफेक्ट्स देखूं, कुछ क्या कहता हूं मैं, कुछ इफेक्ट्स देखूं और मैं उनके बेसिस पे बताऊं कि कौन सा लाइट, कौन सा वेव नेचर को बता रहा है, कौन सा पार्टिकल नेचर को बता रहा है, तो उससे आप समझ सकते हो कि इसमें डुअल नेचर होती है, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूँ कि एक जगह मैं रख लूँ पार्टिकल नेचर की, ये है आपका पार्टिकल नेचर, और एक तरफ मैं रख लूँ वेव नेचर, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज लेता हूँ, जैसे कि सबसे पहले कहता हूँ मैं रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन। अब देखो जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो पार्टिकल वाला भी दिखाता है, पार्टिकल नेचर भी दिखाते हैं और वेव नेचर भी। पार्टिकल आया सरफेस से टकराया तो चुप और वापस चला गया, टकराया वापस चला गया, टकराया वापस। वेव आई टकराई और वापस चली गई, ठीक है ना। तो ये भी आपका रिफ्लेक्शन देता है, ये भी रिफ्लेक्शन दिखाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्शन की बात करूं, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये मेरा प्रिज्म रखा है या कोई भी सरफेस लाइट से ये मेरी स्लेट रखी है, ठीक है ना, ये कांच का टुकड़ा रखा है, उस कांच के टुकड़े पे मैंने डाला, वो उससे रिफ्रैक्ट होके बाहर चला गया, या लेंस से रिफ्रैक्ट होके चला गया, ठीक है ना, लेंस से रिफ्रैक्ट हो गया, तो ये पार्टिकल नेचर भी दिखाता है और एज वेल एज ये वेव नेचर भी शो करता है। मीन्स पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों इसे शो करते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो है वो ओनली आपका वेव नेचर इसे दिखाता है, ये ओनली वेव नेचर का क्वांटिटी है, ये आपका पार्टिकल नेचर इंटरफेरेंस नहीं दिखाता, पार्टिकल नेचर इंटरफेरेंस नहीं दिखाता। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन की बात करूं तो अगेन वेव नेचर आपका डाइफ्रैक्शन दिखाता है, पार्टिकल नेचर डाइफ्रैक्शन नहीं दिखाता, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोलराइजेशन। तो जो आपका पार्टिकल नेचर है वो पोलराइजेशन दिखाता है, लेकिन वेव नेचर पोलराइजेशन नहीं दिखाता, ठीक है ना। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन कर रहा था अच्छे से, वेव नेचर नहीं कर रहा था। अगर आप पढ़ो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ो तो वो भी आपका पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, लेकिन ये नहीं दिखा रहा है। तो देख रहे हो कुछ प्रॉपर्टीज तो दोनों शो कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ओनली वेव वाला शो कर रहा है और कुछ प्रॉपर्टीज ओनली पार्टिकल वाला वेव कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो आपका लाइट है वो वेव नेचर का भी है, पार्टिकल नेचर का भी है, मीन्स वो आपका डुअलिटी शो करता है। क्या शो करता है? डुअलिटी शो करता है। पार्टिकल नेचर किसने दिया था? इजैक न्यूटन ने आपका पार्टिकल नेचर बताया था कि वेव का पार्टिकल नेचर होता है, और मैक्सवेल ने आपको बताया था कि वो रेडिएशन वो वेव नेचर का होता है। यहां तक समझ में आया, ठीक है ना। अब इन द सेम वे एक साइंटिस्ट आए थे बाद में जाके, और साइंटिस्ट का नाम था आपका डी ब्रोगली। क्या नाम था? डी ब्रोगली, ठीक है ना। आप डी ब्रोगली कहते हो, वैसे उसका प्रोनाउंसिएशन डी ब्रोगली होता है, ठीक है ना। डी ब्रोगली की अगर मैं बात करूं, डी ब्रोगली से आपको समझना है। डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि जो मैटर होता है उसका भी डुअल नेचर होता है। मैटर का भी क्या होता है? डुअल नेचर होता है। अब मैटर क्या है? मैटर कुछ भी जिसे हम टच कर सकते हो, जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ ना कुछ यानी कि आपका वो हो, मास हो, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है? मैटर होता है, वही आपका मैटर होता है, ठीक है। और सभी मैटर इसने कहा कि वो डुअल नेचर रखते हैं। क्या रखते हैं? डुअल नेचर। मोस्टली इसने बात की थी इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन भी तो मैटर है, इलेक्ट्रॉन क्या रखता है? डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी रखता है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी रखता है, ठीक है ना। तो अब हम इसे थोड़ा देख लेते हैं। लेट से मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एक बॉल है, मैं देखना चाहता हूँ क्या इसमें भी वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर तो इसमें है, वो तो मुझे पता है, क्लासिकल पार्टिकल। क्या इसमें वेव नेचर भी है, वो मुझे देखना है। मैं एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ और देख लेता हूँ क्या इसमें वेव नेचर है, ठीक है ना। तो इसमें तो जनरली ऑफकोर्स इसमें वेव नेचर होती है, ठीक है ना, लेकिन क्या इसमें वेव नेचर है, उसे देखने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है ना। और उस प्रॉब्लम में देखो जी, उससे पहले अगर मैं बात करूं तो जो डी ब्रोगली था उसने फॉर्मूला दिया था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्या दिया था? एच अपॉन पी, ये दिया था। वेयर पी क्या है? आपका मोमेंटम है। पी इज इक्वल टू होता है एम बी, वी इज द स्पीड एंड एम इज द मास, एंड एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है। ये आया था फॉर्मूला, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये था डी ब्रोगली का
ड्यूअल नेचर का फॉर्मूला। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करके क्या करता हूँ, एक बार बॉल के लिए अप्लाई कर लेता हूँ और एक बार मैं अप्लाई कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए। एक बार बॉल पे अप्लाई कर लेता हूँ, एक बार मैं इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई कर लेता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कैलकुलेशन फॉर अ बॉल। मैं एक बॉल के लिए कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। लेट मैं कह रहा हूँ, लेट अस से कि जो मास है बॉल का जो मास है वो 0.1 किलोग्राम है। बॉल का मास कितना है? 0.1 किलोग्राम है। कितना मास है बॉल का? 0.1 किलोग्राम है। और जो बॉल की स्पीड है लेट से वो है 10 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ये बॉल की स्पीड है और ये बॉल का मास है। तो उसके लिए मैं लैम्डा कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। देखो, अगर लैम्डा मिजरेबल आएगा तो मीन्स वो वेव नेचर शो करती है, अगर लैम्डा मिजरेबल नहीं आएगा तो वो वेव नेचर शो करते नहीं करते, या मैं नहीं करता नहीं कह सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ वो वेव नेचर को शो करने में बहुत ही नेग्लिजिबल के बराबर वो शो करती है। लैम्डा अगर कुछ भी आ रहा है, वो बहुत कम भी आ रहा है, तो लैम्डा वेव का ही तो आता है, तो मीन्स वो वेव नेचर शो कर रही है, लेकिन उतना अच्छा से नहीं कर रही। चलो देख लेते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी। एच क्या है आपका? 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और m कितना है? मास कितना है? मास है 0.1 किलोग्राम और v है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। और जब मैं इसे पूरे को सोल्व करता हूँ तो आंसर आता है 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर। तो ये आपका लैम्डा आता है। तो लैम्डा आप बोल के लिए एक बार यहाँ पे लिख लो, कितना आ रहा है लैम्डा बोल के लिए? 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर, ये लैम्डा आता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि लैम्डा बहुत छोटा है, लैम्डा बहुत छोटा है। अगर मैं इसे एंगस्ट्रॉम में भी लिखूं तो -10 निकाल लूँ तो 6.626 इंटू 10⁻24 एंगस्ट्रॉम, इतना एंगस्ट्रॉम, यानी कि बहुत छोटा आपका क्या है? वेवलेंथ आ रहा है, बहुत छोटा वेवलेंथ आ रहा है। यहीं पे अगर इसी केस में मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, किसकी बात करूं? इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कैलकुलेशन करके देखूं एन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। ये होता है ना मास। किसका मास होता है? इलेक्ट्रॉन का मास। अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड जनरली है 6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इतनी अराउंड इसके इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है। 10⁻6 के अराउंड इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी लैम्डा अप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड अपॉन एम आ गया 9.1 इंटू 10⁻31 और ये आ गया आपका 6 इंटू 10⁻6, ठीक है ना। और अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 1.22 एंगस्ट्रॉम। तो देख रहे हो इसका जो लैम्डा आया वो मिजरेबल है, लेकिन इसका लैम्डा मिजरेबल नहीं है, बहुत ही छोटा है। तो मैं कहूँगा बॉल आपका पार्टिकल नेचर दिखा रही है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि वेव नेचर दिखा रही है, क्योंकि लैम्डा तो आ रहा है ना, लैम्डा ओनली वेव का आएगा, लेकिन बहुत कम आ रहा है, तो नेग्लिजिबल आप मान लेते हो, वो वेव नेचर नहीं दिखा रहा है, पार्टिकल नेचर। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या दिखा रहा है? इलेक्ट्रॉन आपका वेव नेचर दिखा रहा है, क्योंकि लैम्डा आपका मैग्नेटिकल आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे, ठीक है ना। तो आप नोट कर लेना। हम आज की क्लास का लास्ट टॉपिक करते हैं, और जो टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को आप बिल्कुल याद रखना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज योर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रिंसिपल को देख लेते हैं, क्या होता है इस प्रिंसिपल के मायने, क्या करते हैं। तो देखो जी, जो आपके टाइनी पार्टिकल है, हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि जो आपके टाइनी पार्टिकल है, आप कहते हो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, आप उसका साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट और लीनियर मोमेंटम दोनों एक साथ आप मेजर नहीं कर सकते। फिर से सुनो कि आप उसका पोजीशन या आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज आप उसका लीनियर मोमेंटम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेट्स से पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल यहाँ से चला, स्पीड बहुत होती है 2 इंटू 10 जैसे 6 इंटू 10⁻6, अभी देखा था ना, स्पीड बहुत है, इतना मीटर पर सेकंड स्पीड, देखो कितनी ज्यादा स्पीड है, ठीक है ना। तो अगर आप पार्टिकल जा रहा है तो आपने डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करनी है, और
आपको कैलकुलेट साथ ही साथ में मोमेंटम करना है, तो दोनों आप एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेट्स से आपने एक चीज कैलकुलेट कर भी ली, एक चीज कैलकुलेट कर भी ली, तो दूसरी चीज स्पीड बहुत ज्यादा है तो दूसरी चीज कैलकुलेट हो ही नहीं पाएगी, मेजर हो ही नहीं पाएगी, गारंटी है। हम इसे मैथमेटिकल भी प्रूव करेंगे। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप लोगों को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे जब हम केमिस्ट्री में पीआईवी पार्टिकल बॉक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, जितने भी सिस्टम्स पढ़ते हैं उन सब में हम इसे करके दिखाते हैं। ओके चलो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी अगर मैं बात करूँ इसके मैथमेटिकल फॉर्म की, तो मैथमेटिकल फॉर्म होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, या P इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब इसका मतलब क्या है, या आप कह सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 पाई, 2 या छोड़ो से, ठीक है ना। तो ये आता है आपका इसका मैथमेटिकल फॉर्म, जहां पे डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और यहाँ पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी ले सकते हो, यानी कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी। और आप इसे कह सकते हो डेल्टा एक्स इंटू पी को कह सकते हैं। एम वी मास कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा वी और मास आप यहाँ पे ला सकते हो, जो मास यहाँ पे मास हो जाएगा ना, मास को आप यहाँ पे ला सकते हो 4 पाई एम, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत। ओके, या आप ये भी कह सकते हो वेलोसिटी में, वेलोसिटी और पोजीशन को आप एक साथ मेजर नहीं कर सकते। आप ये भी कह सकते हो, अगर मैं बात करूं डेल्टा एक्स और इस डेल्टा वी को नीचे ले जाऊं, एच अपॉन 4 पाई एन डेल्टा वी यहाँ पे ले जाऊं, और अब अगर मैं कह दूं कि जो डेल्टा वी है, यानी कि जो आपका वेलोसिटी है, मैं इसे सीधा मोमेंटम लिख लेता हूं, कि जो मोमेंटम है, अगर मैं कहूं कि मैंने मोमेंटम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया, एक्यूरेटली कैलकुलेट करने का मतलब कि उसका अनसर्टेनिटी जीरो, मीन्स मैंने जीरो अनसर्टेनिटी के साथ या जीरो त्रुटि के साथ मैंने क्या कर लिया, मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो इस मैथमेटिकल फॉर्म को एक बार ध्यान से देखो, जब ये h अपॉन डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो, तो h अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। ध्यान से देखो जी, समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। अब तो तूने आग ही लगा दी, ठीक है ना, समथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे तू देख रहा है, तूने मोमेंटम तो कैलकुलेट कर लिया, तूने मोमेंटम तो बिना किसी त्रुटि के कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यहाँ पे तू देख रहा है कि कितना त्रुटि आ रहा है, कितना सारा भर भर के त्रुटि आ रहा है, भर भर के यहाँ पे डेविएशन आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको एक अच्छे से मेजर कर लेते हो तो दूसरे में डेविएशन आता है, जो अनसर्टेनिटी आ जाती है वो इनफाइनाइट आ जाती है। यहीं पे अगर आप पी को यहीं पे रखो, इसे नीचे ले जाओ, और एक्स में आप मेजरेबल क्वांटिटी आप कहने लगो कि जीरो है, यानी कि एक्स को आपने अच्छे से कैलकुलेट कर लिया, तो इसमें जो आपकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी वो इनफाइनाइट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। मीन्स आप दोनों को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते फॉर अ टाइनी पार्टिकल। तो थैंक यू। आज का आपका जो क्लास था वो यहीं तक था, और ये दोनों वीडियो जो हमने आज अपलोड किया है, ये वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो है, ठीक है ना। प्लीज देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छे समझ में आया। और मैं जो आपका नोट्स है, मटेरियल है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दोनों वीडियो का एक ही साथ, या दोनों वीडियो को अलग अलग कर दूंगा, उस वीडियो को उसके नीचे और इसके डिस्क्रिप्शन में दोनों को क्या कर दूंगा, आपके नोट्स अपलोड कर दूंगा। और फिर हम क्वेश्चंस भी मैं कुछ अपलोड कर दूंगा, और बाकी के जो नेट वगैरह के क्वेश्चन होंगे वो हम देख लेंगे। सो थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।